फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में करेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। आज का टॉपिक ही मैंने हिंदी लिया है ताकि इसको भी हम एक तरह से देख लें कि इसमें भी किस तरह से समरी या फिर क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि हिंदी के जो साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है और किन किन कवियों या फिर लेखकों के द्वारा इसके जो भाग हैं वो बनाए गए हैं और इसके इतिहास को कितना विस्तृत रूप दिया गया है, ये हम आज जानेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको 4 कालों में बांटा गया है। मोस्टली अगर जिसकी मैं बात करूं कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी ज़्यादा मानी जाती है कि इस हिंदी का साहित्य है और उसका जो डिवाइड यानी कि जो भागों में इसको बांटा गया है वो सर्वश्रेष्ठ इन्हीं का माना जाता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको आज बताऊंगी कि हिंदी के साहित्य आदिकाल को 4 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्यकाल, विकास काल और आधुनिक काल। यानी दोस्तों, इनमें जो जो कवि अब आएंगे, जिन जिन कवियों की हम बात करेंगे, वो इन हिसाब से इस ही युग में या फिर इसी काल में वो आएंगे। यानी कि किस काल में किस कवि या फिर लेखक की ज़्यादा वहाँ पर महत्ता रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि आरंभिक काल, हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभिक काल कौन सा था और उसमें कौन कौन से कवि या लेखकों का जिक्र किया गया है, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। किसी भी साहित्य के सबसे पहले हम समझते हैं कि साहित्य में ये जो है कालों का वर्गीकरण किया गया है, तो वो क्यों किया गया है या किस आधार पर किया गया है। तो ये सबसे पहले बात हमें अपने भूमिका में बतानी होती है। जब भी आप क्वेश्चन लिखने जाओगे तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए अतीत के साहित्य का अनुसंधान, रचनाओं की प्रामाणिकता, उनका कालक्रम आदि, इन चीज़ों का संग्रह आवश्यक है। यानी साहित्य को अगर हम लिखने या डिवाइड करने जा रहे हैं तो उसमें उस पर हुए अनुसंधान या रिसर्च से हम पता करेंगे कि जो भी उस समय की रचनाएं हुई हैं उनमें कितनी प्रामाणिकता है, यानी वो कितने सत्य हैं। फिर हम बात करेंगे उनका कालक्रम, कितने भागों में बांटा गया था। इन सभी चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी संग्रह करना आवश्यक है, यानी इकट्ठा करना ज़रूरी है। डिटेल्स अगर इकट्ठी नहीं करेंगे तो हम किसी भी काल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे और उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे हम डिटेल नहीं दे पाएंगे। फिर है आरंभिक काल के ग्रंथों में से कुछ पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो आरंभिक काल यानी कि आरंभिक काल जो था उसमें कुछ भी ऐसी खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि भी हम उससे आइडिया लगा सकें कि भी जो ये साहित्य है इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया था या उसके दौरान कौन कौन से कवि या लेखक थे। तो दोस्तों, क्यों नहीं किया गया है, क्यों जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि क्योंकि यह काल भक्ति के कवियों का ही रहा है। आप जैसे कि जानते हैं उस टाइम इतने ज़्यादा साक्षर नहीं हुआ करते, लेखन प्रक्रिया इतनी नहीं हुआ करती थी। तो उसमें से जैसे कि आप जानते हैं कबीर था, सूरदास था, तो लेखन इनको आता ही नहीं था, अनपढ़ बताए जाते थे। तो वो जो कुछ भी बोलते थे उनको वर्बली यानी कि वर्बली उनको आगे प्रेषित कर दिया जाता था, जैसे कि रूढ़ियाँ हमारी चली आ रही हैं, जबानी चली आ रही हैं, इस तरह से ये काम था। तो इस वजह से ही उसमें जो अतीत था उसकी कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। ठीक है, ये ग्रंथ साहित्य के इतिहास में नहीं आते हैं, ये साहित्य के इतिहास में नहीं आएंगे क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस इतिहास में इन ग्रंथों को भक्त कवियों के द्वारा जो बोली गई हैं या फिर प्रसारित की गई हैं वो बातें इसमें नहीं आती हैं, क्योंकि भक्त कवियों ने निजी जीवन पर बहुत कम जानकारी दी है। भक्त कवियों ने निजी जीवन पर बहुत कम जानकारी दी है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि उन्होंने जब इतनी कम जानकारी दी है तो उसको हम किस तरह से वर्गीकृत कर पाएंगे, उसकी सत्यता भी कम ही परखी जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बाहरी जीवन से जुड़ी हुई है और इसमें है ये ग्रंथ साहित्य के इतिहास में नहीं आते क्योंकि भक्त कवियों ने निजी जीवन से बहुत कम जानकारी दी है। ये बाहरी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। यानी बाहरी साक्ष्य के रूप में कैसे स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि इनके द्वारा न तो किसी खास लेखन मतलब प्रक्रिया का पता लगा है, ना ही इनका कोई रिकॉर्ड है। अब हम इस दौरान यानी कि आरंभिक काल में जो जो कवि या लेखक हुए हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे कि इस दौरान कौन कौन से कवि या फिर लेखक थे जिनकी रचनाएं उसमें मान्य थी। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ट्रिक से बनाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रिक है। इसमें उस दौरान जितने भी कवि या लेखक थे उनको यहाँ पर एक
ट्रिक में मैंने यहाँ पिरो दिया ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। और ये आप अगर इसके बाद में लिखोगे, पैसेज के बाद में, इस पैसेज के अगर बाद में आप ये ट्रिक लिखते हो तो ये और ज़्यादा बेटर रहेगी। आप इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना। तो देखिए, भक्तमाल ने सुंदरी तिलक की प्राप्ति के लिए, अब जिस जिस शब्द के नीचे रेड जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है वो सारे के सारे इस दौरान के कवि और लेखक रहे हैं। भक्तमाल ने सुंदरी तिलक की प्राप्ति के लिए कालिदास हजारा की आज्ञा सलाह से काव्यध्रुम, रसचंद्रोदय से लिखकर 84 वैष्णव और 252 की जो वार्ता है, इसमें वार्ता मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, 84-52 की वार्ता है, वार्ता की कवि माला दिग्विजय भूषण को सौंपी। भक्तमाल ने सुंदरी तिलक की प्राप्ति के लिए, यहाँ इसको हम लड़की की संज्ञा दे रहे हैं। भक्तमाल ने सुंदरी तिलक की प्राप्ति के लिए कालिदास हजारा की सलाह से काव्यध्रुम को रसचंद्रोदय से लिखकर, अब काव्य में रस तो होते ही हैं, आप इसे याद कर लीजिए, से लिखकर 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता को कवि माला दिग्विजय को, यानी इनसे 252 के और 84 वैष्णव की वार्ता को कवि माला बना, यानी माला बनाकर 200 की और 84 की कवि माला बनाकर दिग्विजय भूषण को सौंपी। तो दोस्तों ये है ट्रिक इसको याद करने की। आप इसको एक बार अपने आप रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं मध्यकाल की। हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का दूसरा भाग आ गया है मध्यकाल। मध्यकालीन इतिहास के लेखन का प्रथम श्रेय गार्सद तांसी को जाता है। गार्सद तांसी को जाता है क्योंकि यह एक फ्रांसीसी थे, और लेकिन इसके बाद भी इनका एशियाई भाषाओं पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के आदिकाल मध्यकाल का जो है ज़्यादा मतलब महत्व दिखाया, उल्लेख किया है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में 738 हिंदी और उर्दू कवियों का उल्लेख किया है। इन्होंने हिंदी के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया, सिर्फ इनसे यही त्रुटि रह गई है, परंतु लेखन कार्य जो इन्होंने किया है उसका श्री गणेश इनके द्वारा ही हुआ। यानी किसका लेखन कार्य है? हिंदी के साहित्य का। सबसे पहले इसका श्रेय इन्हीं को जाता है और इनका नाम है गारसाद तानसी। आप इतना लिखेंगे बहुत है। फिर आती है सेकंड, शिव सिंह सिंगर। 1883 में शिव सिंह सरोज नामक, यानी इन्होंने इस पुस्तक में ग्रंथ लिखकर लेखन में नवीन परंपरा चला दी। अब लेखन को और ज़्यादा, यानी इसके लेखन कार्य को इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने आगे बढ़ाया। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रचना की। अंग्रेज थे लेकिन स्थापना किसकी की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन्होंने 16वीं-17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। किसको संज्ञा दी इन्होंने? 16वीं-17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य को। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, विकास काल पे, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल का तीसरा पार्ट। इस काल के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम सर्वोपरि है जैसे मैंने बताया था, इसलिए इन्होंने इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, जिसके लिए ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनको युग प्रवर्तक साहित्यकार भी बोला जाता है, यानी कि किसी भी साहित्य को इन्होंने परिवर्तित कर दिया, यानी कि इनको युग का ही प्रवर्तक साहित्यकार बोला जाता है। डॉक्टर सुमन राजे के अनुसार शुक्ल जी का वर्गीकरण कालजयी सिद्ध हुआ है। कालजयी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये कालांतर तक इनका वर्गीकरण मान्य है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी कि विकास काल के जो दूसरे लेखक हैं, 1930 में, और फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं 1934 में, 4 साल के बाद। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने
हिंदी के इतिहास को 4 हिस्सों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं जिसकी मान्यता अब तक भी है? पहला है वीर गाथा, वीर गाथा को ही आदिकाल माना जाता है। दूसरा है भक्ति काल, इसको पूर्व मध्य काल माना जाता है। फिर है रीतिकाल, इसको उत्तर मध्य काल माना जाता है। इसके बाद है गद्य काल, जिसको कि आधुनिक काल माना जाता है। दोस्तों, ये था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 4 कालों में बांटा गया हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और लिखने का तरीका आप इसको इम्प्रेसिव कर सकते हैं। और डिटेल्ड जो है ये आप किसी भी अन्य पेन से, अन्य जो दूसरी स्याही वाले पेन है, आप उससे इसको हाईलाइट कर सकते हैं।